Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well. Children, see, we are discussing an important chapter that's called chemical kinetics. और इसमें हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं और अब हम आए हैं लास्ट लेक्चर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. ठीक है, छोटा पार्ट है बट इम्पॉर्टेंट है और आई होप आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे. ठीक है, जो मैं गैप प्रोवाइड कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ जैसे पुराने चैप्टर्स को आप अच्छे से रिवाइज कर चुको, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से थॉरली लगा सकें. ठीक है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, साथ साथ रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर रिवाइज होता रहेगा तो चीज़ें आपको सब कुछ ईजिली समझ में आएंगी और कंसेप्ट्स आपके जो है अच्छे होते जाएंगे. ठीक है. चलिए, ऑर्डर्स हम लोग देख चुके थे, रिएक्शंस के मॉलिकुलैरिटी देख चुके थे. ठीक है, हाफ लाइफ भी देख ली. अब हम आते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है. बच्चों देखो, कभी कभी क्या होता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो कंडीशन के द्वारा अल्टर किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक आप रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे. ठीक है, उसमें देखो क्या होता है कि सपोज दैट कोई केमिकल रिएक्शन है दो सब्सटेंसेस के बीच में, जिसमें एक रिएक्टेंट जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है ना, वो बहुत ही एक्सेस में है. जैसे अब देख सकते हो कि जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं इथाइल एसीटेट की, तो वहाँ पे 10 मोल ऑफ वाटर होता है, जबकि 0.01 मोल आपका इथाइल एसीटेट होता है ना. तो यहाँ पे वाटर क्या है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, यानी 10 मोल है वाटर का. ठीक है. तो आप रिएक्शन को देखो कैसे प्रोसीड करते हैं. ये आपको यहाँ पे रिएक्शन लिखी गई है, आप देख सकते हो जब T इज इक्वल टू 0 में. ठीक है, आप देखो कि इथाइल एसीटेट 0.01 मोल है, जबकि वाटर आपका 10 मोल है. यहाँ पे प्रोडक्ट्स में साइड में 0 है. एट टी इज इक्विलिब्रियम पे देखिए जी 0 हो गया इथाइल एसीटेट, वाटर आपको 9.9 मोल, इधर आपके दोनों चीज़ें 0.01 मोल बनी. ठीक है. अब यहाँ पे जो वाटर का कंसंट्रेशन है ये बहुत ज़्यादा अल्टर्ड नहीं हुआ. अगर आप देखो कि 10 में से 0.01 अगर निकल भी गया तो बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला. इट इज़ नियरली 9.9 अभी है. तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू व्हाट, के डैश इज इक्वल टू इथाइल एसीटेट इनटू का कंसंट्रेशन इनटू वाटर कंसंट्रेशन. यहाँ पे वाटर के जो कंसंट्रेशन इसको हम कांस्टेंट ले सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है. तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, रेट इज इक्वल टू व्हाट, के इज इक्वल टू इथाइल एसीटेट के कंसंट्रेशन, जहाँ पे के इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू के डैश H2O के कंसंट्रेशन के बराबर है. ये आपका जो है एज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव कर रही है. तो और ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहाँ पे एक आपका रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है, वो बेसिकली कांस्टेंट होता है. ठीक है, उसकी तरह बिहेव करता है. इससे एक और एग्जांपल, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, यानी जो केन शुगर का इन्वर्जन करते हैं तो ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो ये एक दो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में हैं जिनको आप याद कर लो, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आपको एग्जांपल देके पूछ सकता है कि ऑर्डर क्या है या किस टाइप का रिएक्शन है. ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं. टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर का क्या रोल है रेट ऑफ डिपेंडेंस. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन पे आपको बहुत अच्छे से पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे या टेम्परेचर बढ़ाने पे बहुत सारी रिएक्शन एक्सेलरेट होती हैं. जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का ले ले. ठीक है, हाफ द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मटेरियल टू डिकम्पोज इज 12 मिनट एट 50 डिग्री सेल्सियस. यानी जब हम N2O5 का डिकम्पोजिशन करते हैं तो 50 डिग्री सेल्सियस पे 12 मिनट लगता है उसको क्या, उसके हाफ ऑफ द अमाउंट को डिकम्पोज होने में. ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे जब ये प्रोसीड कराते हैं तो 5 आवर्स लग जाते हैं, और जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको प्रोसीड कराते हैं डिकम्पोजिशन को तो 10 डेज लग जाते हैं. तो आप देख रहे हो कि टेम्परेचर कैसे जो है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है ना. सो इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल. ये देखा गया है, इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, कि जब हम टेम्परेचर, ठीक है, जब टेम्परेचर में 10 डिग्री का राइज देते हैं तो जो रेट कांस्टेंट होना वो एग्जैक्टली डबल हो जाता है. ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. और ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, ठीक है, इसको आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा भी एक्सप्लेन किया जा सकता है. ठीक है, इसको सबसे पहले जो है डच केमिस्ट जेवी हैंड वॉफ ने, ठीक है, वो किया, प्रपोज किया था. लेकिन एक स्वीडिश केमिस्ट थे आर्हेनियस, इन्होंने इसका फिजिकल जस्टिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन दिया. ठीक है, के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी, जहाँ पे ए एक आर्हेनियस फैक्टर है, या इसको हम लोग फ्रिक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं. इसको हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहा जाता है. ठीक है, और ये कांस्टेंट होता है. ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन.
यहाँ पे आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, ई ए यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, कैपिटल ई और स्मॉल ए ये यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसको हम जूल पर मोल में मेजर करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट याद रखना बच्चों, पूछी जा सकती है आपको 1 नंबर में। ठीक है, चलिए इसको एक रिएक्शन समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एच आई, हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है एक इंटरमीडिएट के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि H2 plus I2 gives you 2HI. According to Arrhenius, this reaction can take place only when molecule of hydrogen and molecule of iodine collide to form unstable. ये तभी हो सकता है जब इन दोनों के हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और आयोडीन के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें, ठीक है, और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाए जो बहुत ही कम समय के लिए होगा, शॉर्ट टाइम के लिए, और फिर वो ब्रेकअप होकर के क्या कराएगा, आपको 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड के बनाएगा। अब ये इंटरमीडिएट बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए है ना, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड व्हाट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी यानी ईए भी कहते हैं, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है ना। समझ में आ रहा है, जो इंटरमीडिएट बन रहा है जिस समय, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं। और ये कैसे मिलता है, इट इज ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग द, आप देख सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में जब आप प्लॉट करोगे ग्राफ, तो आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द प्रोफाइल ऑफ एनर्जी चेंज। ठीक है, कब, जब रिएक्टेंट चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट। और आपको पता है कुछ एनर्जी रिलीज भी होती है, ठीक है, डिकम्पोज होती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो फाइनल जो हीट होती है रिएक्शन की, वो डिपेंड करती है भैया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। ठीक है, और आपको पता है जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं रिएक्टिव इंस्टीट्यूशन में, उनका काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल विद द प्रिसाइशन। ठीक है, लुडविग बोल्ट्जमैन, जेम्स क्लर्क, मैक्सवेल, इन्होंने बहुत सारे स्टेटिस्टिक का यूज़ किया, प्रोडक्ट किया, प्रेडिक्ट किया, ठीक है, कि जो बिहेवियर होता है मॉलिक्यूल्स का, उसके बिहेवियर के बारे में बेसिकली इन लोगों ने प्रेडिक्ट किया। और इन्होंने जो प्रेडिक्शन दिया उसके हिसाब से क्या, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है काइनेटिक एनर्जी का, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया ग्राफ प्लॉट करके। और वो ग्राफ किसके बीच में उन्होंने प्लॉट किया, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी ई है वर्सेस द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आप यहाँ देखते हो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी निकल के आए। ठीक है, जहाँ पे एन जो है इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ई, एंड एन टी क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो जो पीक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो पीक है, ये पीक जो है कर्व का, ये करस्पॉन्ड होती है, ये बताती है आपको मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। दैट इज क्या, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, सो देयर आर डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी हायर और लोअर देन दिस वैल्यू। और जब हम टेम्परेचर इस पर रेज करें, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो क्या होगा, जब मैक्सिमम ऑफ द कर्व मूव टू द हायर एनर्जी वैल्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं टेम्परेचर बढ़ाया तो ये आपके और ज़्यादा हायर वैल्यू पे क्या कर गए, मूव कर गए। ठीक है, और कर्व आपके क्या हो गए, चौड़ी हो गई, ब्रॉडन हो गई। That is expressed to the right says that there is a great proportion of molecule with much higher energy. आप देख सकते हो इस ग्राफ में, यहाँ पे जो पोर्शन दिख रहा है, ये एरिया क्या आपको दिखा रहा है, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करते हैं T+10 पे। ठीक है, ये आपका ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की मैक्सवेल बोर्जन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के थ्रू इन्होंने बताया। और इन्होंने ये बताया कि भाई जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इट इंक्रीजेज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, विच कोलाइड विद एनर्जीज ग्रेटर देन ई, जो एक्टिवेशन एनर्जी की एनर्जी से भी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है, तो इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट इन द कर्व एट T+10 द एरिया शोइंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द एनर्जी इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। ऑब्वियसली ये जो ये वाली ऊपर वाला एरिया ये से ज़्यादा है T+10 पे, है ना, एंड यू नो, और ये क्या हो जा रहा है, जस्ट डबल हो जा रहा है ना, इट इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी दैट गेट्स डबल लीडिंग टू द डबलिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, मैंने भी ऊपर भी बताया था कैसे जो है ये टेम्परेचर और ये सारी चीज़ें जो इफेक्ट करते हैं इस पर। एंड यू नो इन दिस आरएनए इक्वेशन अगर हम बात करें तो जो फैक्टर ई टू द पावर -E/RT है, ये क्या होता है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है विच हैव द काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। दोनों तरफ हम लॉग ले लें, ठीक है, लॉग वगैरह लेके हमको अगर रीअरेंज करें, ठीक है, इंटीग्रेट करें,
तो आपकी ये निकल के आती है रिएक्शन यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेचर T1 पे अगर निकालेंगे तो इंटीग्रेटेड K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस EA/RT1 प्लस IN, और टेम्परेचर T2 पे निकालें तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी इंटीग्रेटेड KT इज इक्वल टू EA-RT2 प्लस IN। दोनों की वैल्यूज कांस्टेंट है, K1 और K2 क्या रेट कांस्टेंट है, जहाँ पे T1 और T2 क्या है, टेम्परेचर्स हैं, ठीक है। इन दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, यानी 4.20 इक्वेशन को 4.21 से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सम टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, log K2/K1 इज इक्वल EA/2.303 R ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2, या इसको और रीअरेंज कर लेंगे तो विल गेट इट log K2/K1 इज इक्वल टू व्हाट, EA/2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1/T1 इंटू T2। तो ये बात हो गई आपके कि कैसे आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कैसे वो करते हैं। यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, K और 1/T के बीच में स्लोप यहाँ पे माइनस EA/R है, और यहाँ पे इंटरसेप्ट आपका इंटीग्रेटेड A के बराबर है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, कोलिजन इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, और फिर है हमारी कोलिजन थ्योरी। जो कैटलिस्ट आपको पता है, कैटलिस्ट वो है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है लेकिन खुद चेंज नहीं होता है ना। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट चेंज। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे MnO2 क्या है, कैटलाइज कर रहा है रिएक्शन को, ठीक है, और रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। जो एक्शन है कैटलिस्ट का, इट कैन बी एक्सप्लेन बाय इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, है ना। इसको हम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी के थ्रू बता सकते हैं। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है, ये कह रहा है कि जो कैटलिस्ट है इट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, वहाँ पे एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाएगा रिएक्टेंट के साथ, और जिससे क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये जो ट्रांजिस्टर एग्जिस्टेंस होते हैं ना डिकम्पोज हो जाएगा, और फिर क्या देगा, ये आपका प्रोडक्ट और कैटलिस्ट दे देगा। तो कैटलिस्ट जनरली खुद के में चेंजेस में देखने को नहीं मिलता, ये सिर्फ अल्टर करता है रिएक्शंस को, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये ऐसे माना जाता है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में है रिएक्टेंट, ये रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट है, कितने जल्दी इसने प्रोसीड कर दिया। तो इट इज़ बिलीव दैट द कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथवे और रिएक्शन मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके बहुत अच्छे से अल्टरनेट पाथवे देता है, जिससे इजीली रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है ना। और ये इससे पोटेंशियल एनर्जी को लोअर कर देता है, कम कर देता है बच्चों, है ना। और जब आप देखें 4.18 अगर आप रिएक्शन देखें वहाँ पे, तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम आरएनएस इक्वेशन दैट लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या रिलेशन है, कि एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली अगर आपकी कम है तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें अल्टर करता है, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। क्या कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। छोटा सा कैटलिस्ट बहुत बड़े बड़े रिएक्शन कैटलाइज ज़्यादा अमाउंट ऑफ उसकी चीज़ों को क्या कर सकता है, कैटलाइज कर सकता है, ठीक है। दूसरा है कि कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द गिब्स एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। कैटलिस्ट जो है वो गिब्स एनर्जी रिएक्शन गिब्स एनर्जी को अल्टर नहीं करता, आपको पता है। एंड इट कैटलाइजेस द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट डज नॉट कैटलाइज द नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। जो कैटलिस्ट होता है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैटलाइज करता है, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता। इट इज ऑल्सो फाउंड दैट अ कैटलिस्ट इन अटेंडिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर दैट इज कैटलाइजेस द फॉरवर्ड एज वेल एज द बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। ये इक्विलिब्रियम भी फास्टर मतलब अटेन करने में हेल्प करता है ना। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को सेम रेट से क्या करता है, कैटलाइज कर सकता है, और इससे क्या होता है कि आपकी इक्विलिब्रियम जल्दी रीच हो जाती है। तो ये बात है कि भैया कैसे हमारा कैटलिस्ट, ठीक है, क्या उसका इफेक्ट होता है। अब आते हैं अपने लास्ट पोर्शन, दैट इज कॉल्ड द कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो कोलिजन थ्योरी में क्या है कि देखो आरएनएस इक्वेशन बेसिकली बहुत वाइड रेंज के लिए एप्लीकेबल है, सर्कमस्टेंस है, बट कोलिजन थ्योरी जो है ये मार्क स्ट्रॉस एंड विलियम लेवर्स 1916 to 18 के बीच में दिया था। और इन्होंने बहुत ही अच्छा इनका था, इन्होंने एनर्जेटिक और मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट दिए थे रिएक्शंस के। इट इज़ बेस्ड, और ये जो है आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे ही बेस्ड है ना। ये किस पे बेस्ड है, आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे ही बेस्ड है। क्या कहती है ये थ्योरी, वो जानना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर। इस थ्योरी ने माना कि जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो हार्ड स्फीयर्स हैं,
है ना। और जो रिएक्शन है इट इज पोस्टुलेटेड टू अकर व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड, उन्होंने बताया रिएक्शन तभी होती है जब आपके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। यही है कोलिजन थ्योरी, है ना। यानी द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज आल्सो नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और उसको उन्होंने नाम दिया कोलिजन। मतलब इस थ्योरी का बेसिकली ये कहना है कि भैया आपकी रिएक्शन तभी प्रोसीड होगी जब आपके मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होंगे, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बताया कि भैया कि आपके जो मॉलिक्यूल्स है ना ये एक हार्ड स्फीयर्स की तरह है ना। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो द अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी, जो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोमोलिकुलर एक्टिवेशन एलिमेंट्री रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स यू प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, रेट इज इक्वल टू व्हाट, जेड ए बी ई की पावर ई ए माइनस ई अपॉन आर टी, जहाँ पे जेड ए बी क्या है बच्चों, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है रिएक्टेंट ए और बी की, जबकि ई टू द पावर ई ए अपॉन आर टी क्या है, इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी विच इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से हम आप इसको वो कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिएक्शन है इट प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फेयरली एक्यूरेटली फॉर द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द एटॉमिक स्पीशीज एंड सिंपल मॉलिक्यूल, दोनों को लिए ये एप्लीकेबल, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में देखेंगे कि इस थ्योरी में कुछ चीज़ें हैं, कुछ तो चीज़ अच्छी हैं, बट कुछ चीज़ें इन्होंने जो हार्ड स्फेयर के रूप में मॉलिक्यूल के लिए तो कंसेप्चुअल और स्ट्रक्चरल उस कंसेप्ट को ये क्या फॉलो नहीं करती है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, द कोलिजन इन विच द मॉलिक्यूल कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी and proper orientation so as to facilitate the breaking of bond between reacting species and formation of new bond to form products are called effective collision। यहाँ देखो बच्चों इफ थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड हमारे एक्टिवेशन एनर्जी प्लस जो रिएक्टिंग स्पीशीज के पास एनर्जी है वो, और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों को ऐड कर दे तो आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी आती है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स, यानी जो मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं जिनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है और प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इससे क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स होते हैं रिएक्टिंग और स्पीशीज के बीच में, है ना। और इससे नए फॉर्मेशन होते हैं बॉन्ड्स के, ठीक है, न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है जिससे आपका प्रोडक्ट बनता है। इसी को हम लोग इफेक्टिव कोलिजन्स भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपका मिथाइल अल्कोहल बनाना है, ठीक है, CH3Br से। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो इसमें डायग्राम में कि यहाँ पे दो इम्प्रॉपर, ऊपर वाला इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, नीचे वाला प्रॉपर ओरिएंटेशन है। तो यहाँ बस ये बताना चाह रहा है कि जो प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, इट लीड्स टू द बॉन्ड फॉर्मेशन, वेयर एज द इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन मेक देम सिंपली बाउंस बैक एंड नो प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म। तो यहाँ पे कोई भी आपका फॉर्मेशन नहीं होगा, ओरिएंटेशन बड़ा मायने रखता है। और इफेक्टिव कोलिजन्स की बात करें तो यहाँ पे एक और फैक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं P, है ना। इट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे इज, वहाँ पे जो हम बात करें तो ऊपर Z, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, PZ अब लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे P का मतलब मैंने भी आपको बताया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। तो इस तरीके से हम देखा है जो कोलिजन थ्योरी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है मॉलिक्यूल का, ये टुगेदर जब आ जाते हैं तो क्या दे डिटरमाइन द क्राइटेरिया ऑफ एन इफेक्टिव कोलिजन, एंड इसलिए जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है वो इन्हांस होती है ना। लेकिन कोलिजन थ्योरी का बच्चों एक ड्रॉबैक भी पूछ लेता है कभी कभी एक नंबर में कि व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ कोलिजन थ्योरी, ठीक है। तो क्या है, द कोलिजन थ्योरी ऑल्सो हैज सर्टेन ड्रॉबैक एज इट कंसिडर्स एटम्स मॉलिक्यूल टू बी हार्ड स्फीयर्स एंड इग्नोर्स देयर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। तो सबसे बड़ी ये चीज़ कि भैया उन्होंने मॉलिक्यूल को हार्ड स्फीयर्स माना और उसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को क्या क्या इग्नोर किया, ठीक है। और इन सारी चीज़ों के बारे में हायर क्लास में पढ़ेंगे, बट ये एक इंपॉर्टेंट था। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कोलिजन थ्योरी देखा, कैसे इनका क्या एस्पेक्ट रहा है कोलिजन थ्योरी का। इन्होंने यही बताया कि भाई हार्ड स्फीयर होता है मॉलिक्यूल, और जब तक आपके कोलाइड नहीं करेंगे मॉलिक्यूल्स तब तक आपका रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। एक्टिवेशन एनर्जी देखा हमने, कैटलिस्ट का इफेक्ट देखा, ठीक है। और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने क्या किया, स्टडी की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है बच्चों, ठीक है। आपके जो लास्ट में क्वेश्चंस रह गए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को टाइम दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको 3-4 दिन में अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो नहीं आ रहे उनको टिक करके रखना है, डिस्कस इट लेटर ऑन। 4 चैप्टर हमने खत्म किए, इंपॉर्टेंट चैप्टर थे बच्चों। चारों चैप्टर थॉरली रिवाइज करके अच्छे से सारे कंसेप्ट्स को नोट्स बना के तैयार करके रखिए, क्योंकि कभी भी आपके एग्जाम्स यूनिट हो सकते हो, चलो ऑनलाइन हो जाए या जब फिजिकली स्कूल खुले तब हो, ठीक है। तो मैं प्रॉपर टाइम इसलिए दे रहा हूँ जिससे आप चीज़ों को थॉरली रिवाइज करते चलें। 4 चैप्टर हमने सफिशिएंट
हार्डली 1-1.5 महीने में हमने जो है नियरली 4 चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं, और जो भी इसके बताए 2-3 महीने, 2 महीने में हार्डली अगस्त तक सब खत्म हो जाएगा सारे चैप्टर्स के। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी, सो गो थ्रू दिस, ओके, और अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, समरी अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।